हेलो एवरीवन, पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे आंध्र प्रदेश टैट 2017 लेवल 2 सीडीपी के क्वेश्चंस। ये मॉक टेस्ट नंबर 13 है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। बच्चों, बहुत ज़्यादा नोट्स और बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठे करने पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रेड। इसलिए बहुत सारे नोट्स को इकट्ठा करने के चक्करों में रहेंगे और फिर सारा टाइम उसी में लगा देंगे तो पढ़ेंगे कब। तो इसलिए अब तो टाइम आ गया है, मॉक टेस्ट करिए, जो गलत आ रहा है उसको देखिए, उस पर चिंतन कीजिए और बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा एक एक संगठित करने की कोशिश मत कीजिए। जितना है उसको अच्छी तरीके से समझिए। एनसीईआरटी की बुक्स पे फोकस कीजिए, एनसीएफ 2005 की मेन बातों को देखिए। तो ऐसे करिए। बहुत ज्यादा मटेरियल लेंगे तो कंफ्यूज होंगे, और जैसे बहुत सारे कुक एक सब्जी को बिल्कुल बेकार कर देते हैं, ऐसे ही बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपके दिमाग में ऐसी उधेड़-बुन करेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढूं, कहां पढूं, कैसे पढूं। तो कंफ्यूज मत होइए, आप अच्छी तरह कर रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाते रहिए और कॉन्सेप्ट जहां जहां कमी है उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा जोर देते हुए पढ़े। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी ठीक लगती है। अगर उम्मीद करती हूँ आप इसे अपनाएंगे तो आपको भी फायदा करेगी। तो चलिए पहला मॉक टेस्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है स्टडी करने के लिए जानवरों के व्यवहार को और मेंटल पेशेंट्स को। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी आत्मनिरीक्षण विधि ये होती है, इसके अंदर जो अंदर क्या चल रहा होता है, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं चिंतन कर रही हूँ, ये सारी बातें इंसान बताता है। ऑब्वियसली एनिमल्स ये सारी बातें तो नहीं बता पाएंगे, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड तो नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसके अंदर आप जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कई चीजों को कंट्रोल करते हैं और कई जो चीज होती हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जानवरों के ऊपर। जैसे पेवलोव ने उन्हें कुत्ते वाले एक्सपेरिमेंट किए कि कैसे उसको घंटी के साथ अनुबंध बनाया और उसको लार आई या नहीं आई। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ह्यूमन बींग्स पे करना और मेंटल पेशेंट्स के साथ करना, ये एथिकल नहीं माने गए हैं। तो इसलिए हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं करते। और आज की डेट में तो एनिमल्स पे भी इस तरीके के शोध के ऊपर काफी प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या ये सही है जानवरों के साथ ऐसे ट्रीटमेंट करना। तो सेकंड भी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी अनुदैर्ध्य विधि। लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंदर हम डेवलपमेंटल चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि किसी को इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था में देखा, फिर उसको हमने चाइल्डहुड बाल्य अवस्था में देखा, और फिर एडोलेसेंस। ऐसे जो है उसको जो डिफरेंट स्टेजेस होती है हमारी डेवलपमेंट की, उनके अंदर देखा कैसे कैसे उनके डेवलपमेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो अब एनिमल्स में और मेंटल पेशेंट में ये करने के लिए, एनिमल्स में तो आप कर सकते हो मगर मेंटल पेशेंट में करने के लिए तो आपको तो उनकी मदद करनी है ना। आज उन्हें नीड है, क्या उनको दिक्कत आ रही है, तो उसको करने के लिए सबसे बढ़िया है ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि। आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है। एनिमल्स के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे कैसे वो बिहेव कर रहा है, और उस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो इसका आंसर है ऑब्जर्वेशन मेथड। लॉन्गिट्यूडनल में बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको जल्दी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जल्दी इनपुट्स प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा आंसर है। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कहा था कि जन्मजात भाषा संबंधी अंतर्निहित शक्तियों से होता है, यानी कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो सबके अंदर फिट होती है, जिससे जो है आप भाषा जो है वो सीख लेते हो। ये बात की थी चॉम्स्की ने। सीधा साधा है इसका आंसर, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये है। स्किनर ने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, बेंडूरा ने सोशल लर्निंग की बात की थी, वॉटसन व्यवहारवादी थे। तो इसलिए इसका आंसर है जन्मजात, जो इनेट बातों की बात कर रहा है। ठीक है, वो तो चॉम्स्की कर रहा है। स्किनर जो है वो तो जन्मजात को कुछ वैल्यू ही नहीं देता, वो तो बाहर के बिहेवियर की बात करता है, ओवर्ट बिहेवियर जो बाहरी दिख रहा है, अंतर की वो कहता है कुछ है ही नहीं। ऐसे ही वॉटसन भी ओवर्ट बिहेवियर की बात कर रहा है। हमें इनेट अंदर से सबके अंदर एक फिट है एक डिवाइस, और जैसे ही उसे एक्सपोजर मिलेगा यानी इनपुट्स मिलेंगे तो वो अपने आप एक्टिवेट होकर बच्चा अपने आप भाषा सीख जाएगा। ये बात चॉम्स्की ने कही थी। बहुत कम नौकरियों के लिए हजारों संख्या में साक्षात्कार के लिए हाजिर हो रहे हैं, मुझे क्यों मिलेगी, इस तरह की भावना रखकर एक जो साक्षात्कार के लिए हाजिर ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार का रक्षात्मक तंत्र क्या है। जैसे ऐसे ही सेम सिचुएशन है कि रीट के पेपर में तो भाई इतने सारे बैठेंगे, मुझे कहाँ से मिलेगी। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आपने अपने आप को कंपटीशन से हटा लिया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में वो जो है वो नौकरी
कि इंटरव्यू में ही नहीं किया। जब इंटरव्यू में ही नहीं किया तो सिलेक्शन कैसे हो गया? तो आपने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है विड्रॉल। अपने आप को जाना, आप गए ही नहीं तो आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जैसे बैंक से जो रुपए क्या करते हैं, हम विड्रॉ करते हैं, ऐसे ये स्टेटमेंट है कि आपने प्रत्याहार कर लिया, आपने उस सिचुएशन से अपने आप को हटा लिया, आप गए नहीं, तो वो है विड्रॉल। रिग्रेशन जो है ना, ये तो होता है प्रतिगमन, यानी कि पीछे की बिहेवियरल स्टेज जो होती है, जैसे कि बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना एक बड़े का, वो कहलाता है रिग्रेशन। क्योंकि वो बच्चा जो है रोने का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो यूज करता था, जो कि उसकी एज के लिए जरूरी था। उसको दिक्कत हो रही है तो वो रो पड़ा, मगर एक बड़ा रो रहा है तो वो स्टेज पीछे जा रहा है, बच्चे वाली स्टेज में जाके अगर वो मुसीबत की सिचुएशन में है उस जैसा बिहेव करने लग जाता है, तो वो कहलाता है रिग्रेशन। रिवर्सिंग मोटिव। अब रिवर्सिंग मोटिव के अंदर है कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो क्या कर लेता है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने लग जाता है। उसे लगता है कि मेरा स्टेट पीसीएस में तो हो जाएगा, वो थोड़ा आसान है, तो उसने अपने मोटिव्स को रिवर्स कर दिया, प्रेरक में उल्टापन ले आया। ठीक है। सब्लिमेशन जो है वो उदातीकरण या मार्गांतीकरण, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है ये एक ही डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि बहुत ही क्लास में शोर मचाने वाले बच्चे को जैसे कि आप मॉनिटर बना दो, तो उसकी जो एनर्जी थी जो कि डिस्ट्रक्टिव वे में थी, उसको आपने चैनलाइज कर दिया, मार्गांतीकरण कर दिया। अब वो क्लास में खुद ही कोशिश करेगा कि और बच्चे शोर ना मचाए, तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है विड्रॉल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। किसी प्रकार के शिक्षण के बिना एक छात्र बहुत अच्छे ढंग से चित्रों को खींचता है, यानी कोई जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा है, तो क्या है उसके अंदर? उसके अंदर है इस चीज का एप्टीट्यूड, यानी अभिक्षमता। अगर उसको इस क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो अब हमारी ये जो शब्द है ना, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, एटीट्यूड जो होता है ना किसी भी चीज का, वो अभिवृत्ति कहलाता है, वो अनुभव के आधार पर अर्जित होता है। उसके 3 घटक होते हैं, यानी कि ए बी सी। ए से रिलेटेड उसका अफेक्टिव यानी भावात्मक, बी से रिलेटेड क्रियात्मक पक्ष होता है, और सी से संज्ञानात्मक पक्ष होता है। ये एक तरीके की इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि पॉजिटिव नेचर की भी हो सकती है, नेगेटिव नेचर की हो सकती है, या न्यूट्रल हो सकती है, जो कि हम बनाते हैं किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को लेकर, बंदे को लेकर, कि वो तो ऐसा है, उसका एटीट्यूड, मेरी प्रिंसिपल का तो एटीट्यूड ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसी, या फिर वो तो बहुत अच्छी है। क्योंकि वो आपने कैसे किया, आपने उसको अफेक्शन देखा, भावात्मक तरीके से आपने देखा कि वो मेरी मदद करती है। बी से उनका बिहेवियर देखा कि वो जो है क्लास में अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे सब के आगे इंसल्ट नहीं करती। और कॉग्निशन आपने लगाया कि हाँ ये जो है ये मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनको मेरे से ज्यादा जो है ज्ञान है, या मेरे से ज्यादा कोर्स किया है, जब तो वो इस पोस्ट पे लगी है। तो उस तरीके से आपने एक एटीट्यूड बनाया कि हाँ ये पॉजिटिव लेडी है, ये मेरी मदद कर सकती है, तो ये कहलाता है एटीट्यूड। ये हमेशा परिवर्तनशील होता है, चेंज होता रहता है। इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टीरियोटाइप्स, यानी हम कुछ लोगों के बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जैसे कि रेशियल बातें बना लेना, या फिर दूसरे रीजन को लेकर, जैसे कि राजस्थानी ऐसे हैं, हरियाणवी ऐसे हैं, तो ये स्टीरियोटाइप्स एटीट्यूड स्टेटमेंट्स है जो कि बना लेते हैं। तो स्टीरियोटाइप जो है पूर्वाग्रह, वो एटीट्यूड के अंदर आता है, अभिवृत्ति के अंदर आता है। प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कि प्रसामाजिक व्यवहार करना, किसी की जाके मदद करना, ये सब भी एटीट्यूड अभिवृत्ति के अंदर आता है। अब आ गया हमारा इंटरेस्ट, रुचि। रुचि जो होती है वो जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। जैसे कि रीट का एग्जाम, कोई टीचर जो है वो इसलिए बनना चाह रहा है कि भाई आधे दिन की ड्यूटी है, ठीक है, पैसा भी अच्छा खासा है, स्टेट की स्टेट में रह लूंगा, तो ये जो है उसने इंटरेस्ट उसका टीचिंग में नहीं है। अब वो टीचर की टीचिंग में उसका एप्टीट्यूड नहीं है कि उसमें वो बहुत अच्छा एप्टीट्यूड, यानी जिस क्षेत्र में अगर उसे ट्रेनिंग मिले तो वो बहुत बढ़िया कर सकता है, यानी उसे पढ़ाने का शौक है, ये सारी चीजें नहीं है, मगर वो एक अर्जित कर रहा है, इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको एक गोल है, यानी कि उसके फायदे बहुत हैं, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है उस कारण अर्जित भी हो सकता है। इंटरेस्ट हमेशा सकारात्मक दिशा में होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड
अगर किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट भी है, यानी उसको बहुत मजा आता है पढ़ाने में, वो पढ़ाने की उसका अंदर रुचि है, ठीक है, पढ़ाने की, और उसका एप्टीट्यूड भी है, यानी कि वो रुचि हो किसी की पढ़ाने की, मगर उसको एप्टीट्यूड ही नहीं है, यानी कि उसकी कंपिटेंस नहीं है, यानी कि उसके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो कितना भी इंटरेस्ट हो, क्या वो अच्छा पढ़ा पाएगा? नहीं। और किसी का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, यानी कि वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकता है, मगर उसका इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ाने में, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों का साथ में परस्पर एक ही दिशा में होता है ना, तो उसमें इंसान की बहुत डेवलपमेंट होती है और वो अपने फील्ड में एक्सेल करता है। तो रुचि और अभिक्षमता दोनों बढ़ाइए शिक्षक लगने के लिए। एप्टीट्यूड जो होता है वो बेटा जन्मजात होता है, ठीक है। हाँ, एप्टीट्यूड तो भैया अब आप बना नहीं सकते, आपने ये देखा ना, इंटरेस्ट तो आप अर्जित भी कर सकते हो, एप्टीट्यूड किसी का जन्मजात होता है। तो ठीक है, संबंध व्यक्ति की योग्यताओं से होता है, क्या क्या योग्यता है उसके अंदर, ये इंडिविजुअली डिफरेंट करता है। मेरा जो अगर एप्टीट्यूड है टीचिंग को लेकर, आपका मुझसे अलग हो सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअली वेरी कर रहा है। अभी योग्यता शब्द का प्रयोग हम सामर्थ्य के लिए भी यूज करते हैं, प्रवीणता के लिए भी यूज करते हैं, क्षमता, दक्षता, कोई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है किसी का, यानी कि बहुत बारीक बारीक काम कर लेता है, तो वो कहलाता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। इसके अंदर ये है कि बच्चा जो है वो अच्छे ढंग से चित्र खींच रहा है, तो ये उसका एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट नहीं है। और अभिवृत्ति भी नहीं है। अभिवृत्ति तो एक तरीके का आप जो है किसी के बारे में एक सोच विकसित कर लेना, उस तरीके की स्टेटमेंट्स बनाना, वो एटीट्यूड होता है। अनुभव, अनुभव जो है वो तो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस मिला है, तो वो भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो अभिक्षमता, एप्टीट्यूड है। अब ये क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार खिलाड़ियों में होने वाला बुद्धि, होवर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उन्होंने कहा था कि जो हमारी बुद्धि होती है ना, वो अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। इसलिए इनकी जो थियोरी थी उसे कहा गया था इसलिए इनकी थ्योरी को कहा गया था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब जो है इन्होंने प्रारंभ में कहा था कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है, यानी बहुआयामी बुद्धियां अलग अलग तरीके की। उसने कहा स्टार्टिंग में 7 होती है, 1998 में उसने कहा 8 होती है, और आज की डेट में जो है 2000 में उसने फिर संशोधन किया था और कहा कि 9 होती है। अब हम ये 9 तरीके की देखते हैं। सबसे पहले हो गई विजुअल स्पेशियल, यानी देखने से आधारित। इसमें जो बंदे होंगे वो होंगे नेविगेटर, समुद्र में जहाज चलाने वाले, स्कल्पचर, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट, उनके अंदर ये काफी डेवलप होगी। इंट्रा पर्सनल, इंट्रा यानी खुद के अंदर, इसको करने वाले होंगे वो रिसर्चर होंगे, नोवेलिस्ट होंगे, इंटरप्रेन्योर होंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल, ये भाई 2000 में ऐड की गई थी। इसके अंदर क्या है कि जीवन का सत्य क्या है, क्या गलत है, जिंदगी क्या है, तो ये सारी जो बातें होगी ये दार्शनिक, थ्योरिस्ट ये बात करेंगे एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी कि जीना क्या है, हमारे जीने की बात, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। म्यूजिकल रिदमिक, ये हमारी चौथे नंबर आ गई। इसके अंदर जो म्यूजिशियन होंगे या फिर गाना बनाने वाले या फिर रेडियो जॉकी, ये सब। इंटरपर्सनल, यानी कि 2 लोगों के बीच में। इंटर जैसे काउंसलर, पॉलिटिशियन, सेल्स पर्सन, इनके अंदर ये इंटेलिजेंस काफी मिलेगी। बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये जो है ये शरीर से जुड़ी हुई, और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि स्पोर्ट्समैन के अंदर कौन सी है, स्पोर्ट्समैन के अंदर है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर की मांसपेशियों से जुड़ी हुई, तो इसका आंसर ये आ गया। लॉजिको मैथमेटिकल जो होती है वो गणित अंकों से संबंधित होती है, जैसे कि इंजीनियर, प्रोग्रामर्स, अकाउंट्स, इनकी लोगों के अंदर ये ज्यादा होती है। वर्बल, भाषा से रिलेटेड होती है। भाई ये देखना, याद रखना, हम टीचर का पेपर दे रहे हैं ना, तो टीचर के लिए हमारी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक यानी पर्यावरणवादी हो गए, किसान हो गया, बॉटनिस्ट हो गया, ये सब हो गया। तो हमारा आंसर आ गया इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इंटर यानी 2 लोगों के बीच में, यहाँ पे हमने देखा था काउंसलर वगैरह। नेचुरलिस्टिक वनस्पति विज्ञानी वो सब। विजुअल स्पेशियल जो कि हमारे यहाँ पे था कोई नाविक हो गया, कोई मूर्तिकार हो गया उसके अंदर। और टीचर के अंदर आप देख सकते हैं वर्बल यानी कि बोलने वाली। लिंग्विस्टिक टीचर को बहुत अच्छा बोलने वाला, जिससे कि वो आप जो है वो समझा सको अपनी बात को और बच्चों की चीजें समझ सको, तो वो होना बहुत जरूरी है। परस्पर विरुद्ध इच्छाओं के कारण मानव में उत्पन्न दर्दनाक उत्तेजित स्थिति है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि 2 चीजें परस्पर एक दूसरे के डिजायर
कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अगर आपका किसी दिन जिस दिन पेपर है उस दिन एसएससी का भी पेपर है और उसी दिन जो है वो टीचिंग एग्जाम भी है, आपको अब चुनाव करना है कि किस में जाऊं, तो ये एक आपके लिए द्वंद आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गई, तो इसलिए इसका आंसर आ गया कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस जो होती है वो तनाव की स्थिति होती है, वो भी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, फ्रस्ट्रेशन के अंदर बेटा ये होता है कुंठन, आप जो है ना वो आपकी जो मोटिवेशन आपको मिलने वाली है उसको रोक दिया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम है वो हो ही नहीं रहा है, या फिर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपकी ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही है, या फिर आपकी ज्वाइनिंग हो भी गई तो वो जो है थ्वाटिंग हो गई, यानी कि कोर्ट जो है वो केस कोर्ट में चला गया, वो केस वो भर्ती कोर्ट में चली गई, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन का ही एक भाग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके अंदर अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस ऐसी 3 टाइप की आती है। माल एडजस्टमेंट तो मतलब है कि आप समायोजन नहीं बना पा रहे हो, मगर यहाँ पे तो हमें बताना है कि विरोधी इच्छाएं है और वो द्वंद है उनके बीच में, तो वो कहलाएगा भाई कॉन्फ्लिक्ट। एरिक्सन के अनुसार हाई स्कूल के विद्यार्थी इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट स्थिति का सामना करते हैं। अब हाई स्कूल के बच्चे एडोलसेंस एज में आ जाते हैं। एडोलसेंस एज के बच्चों का हमें पता है कि वो आइडेंटिटी, यानी कि मेरा क्या, मैं क्या हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, मेरा क्या पोटेंशियल है, मतलब मैं क्या, मेरे रोल मॉडल है, या फिर तो क्या मैं बड़ा हूँ, तो मतलब वो काफ़ी स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग वाली एज होती है। तो वो स्टेज नंबर 3 है, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये तो जो है ना ये हमारा यंग अडल्टहुड में आता है, जब इंसान जो है वो करियर चूज कर लेता है, उसमें काम में भी सही हो जाता है, फिर वो शादी वगैरह करता है, अगर वो ठीक से उसकी ऑक्यूपेशन में वो अच्छी तरह से है तो वो एक वाइफ के साथ भी अच्छे इंटीमेट रिलेशनशिप बनाएगा। अगर वो उसमें ही उलझा दिल जाए तो आइसोलेट, या फिर वो आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा, यानी विकलता की ओर चला जाएगा, वो तो एडल्टहुड में है, तो ये तो नहीं आएगा। अब हमारा आ गया ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है ना, ये प्री स्कूल में होता है। ठीक है, इनिशिएशन किसी चीज को काम करने देना और या फिर नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए गिल्ट महसूस करना। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी ये प्राइमरी स्कूल में एज में होता है, यानी काम अच्छी तरह कर पा रहे हो या फिर उसके बाद आप इंफीरियर फील कर रहे हो। तो हमें हाई स्कूल बताना था, हाई स्कूल के अंदर हमारा रोल आइडेंटिटी और रोल आइडेंटिटी कंफ्यूजन होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के प्रेरक कौशलों को नियंत्रित करते हुए यांत्रिक बुद्धि को प्रभावित करने वाले मस्तिष्क का भाग है भाई, वो है मिड ब्रेन। जैसे हम यहाँ चित्र में देखते हैं, ये लाल वाला जो भाग है ना, ये है ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन पहला, मिड ब्रेन दूसरा और हाइंड ब्रेन तीसरा। अब जो हमारा मिड ब्रेन दूसरे नंबर का होता है ना, वो रेगुलेट करता है मूवमेंट्स को। ठीक है, इसमें यही पूछा है ना, मोटर स्किल्स, मूवमेंट को करता है। ऑडिटरी यानी जो हमारी सुनकर आ रही है या विजुअल इंफॉर्मेशन दिख कर आ रही है उसको प्रोसेस करता है, वो मिड ब्रेन करता है। देखिए ये पर्पल वाला भाग। फोर ब्रेन जो होता है ना वो इतना बड़ा होता है, ये प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो आ रही है, हेल्प करता है रीजन करने में, तर्क करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रेगुलेट करता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, मोटर फंक्शंस को, ऑटोनोमिक सिस्टम को। ठीक है, हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला, ये हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए ऑटोनोमिक फंक्शन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट करने के लिए मूवमेंट को, और बैलेंस मेंटेन करके रखता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। थॉर्नडाइक के अनुसार उसने कहा था कि मिड ब्रेन जो है ना वो हमारा मूवमेंट को और इस सब को रेगुलेट करता है, मगर आप पोर्शन से, इस ब्रेन के पोर्शन से देख सकते हैं कि फोर ब्रेन कितना ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। डाइनसिफेलॉन ये एक हिडन एरिया, ये रिले एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, इसके अंदर हाइपोथैलेमस वगैरह आते हैं और ये दिखता नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस वगैरह, मगर इसका आंसर वो नहीं है, इसका आंसर है 4। व्यक्ति के विकास दशाओं में समायोजन दशा मानने वाली दशा यह है, यानी समायोजन हो गया है। अब समायोजन कब हो गया है? समायोजन अच्छी तरीके से वही हो गया है मिडल एज में, यानी अधेड़ उम्र में। अधेड़ उम्र में क्या हो गया, आपकी नौकरी हो गई या शादी हो गई या बच्चे हो गए। अब बच्चों के साथ आप जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाली स्टेज में आ गए। जनरेटिविटी के अंदर आप क्या करेंगे कि आप जो है नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। आप जो है अपनी एक जॉब में आपने ठीक ठाक पैसे कमा लिया, उसके बाद एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें कि आप अपने खुद के पोटेंशियल के लिए काम करने लग जाते हैं कि और मैं इस क्षेत्र में, जैसे एक पढ़ाने के बाद एक टीचर एक पॉइंट के बाद सोचने लगे कि अब मैं और कैसे नई जनरेशन को किस तरीके से पढ़ा दूं, क्या कंट्रीब्यूट कर दूं, तो वो मिडिल एज है। तो वो जो है वो एडजस्टमेंट स्टेज, इस तरीके से इन्होंने आंसर लिया है।
एडल्टहुड नहीं है। एडोलेसेंट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे और बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस ये सब हो रहे होते हैं। बचपन तो है, वो तो एक तरीके से बढ़िया तरीके से बच्चा खेल रहा है, वो सारी एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है। वो जो है एडजस्ट हो चुके हो, उस सेंस में इन्होंने मिडल एज को लिया है। और मिडल एज जो है वो ली है 35 से 65 ईयर्स तक। एडल्टहुड 20 से 60 लगभग, एडोलेसेंट 13 से 19 और चाइल्डहुड 6 से 12, जिसके अंदर हमारे फिर दो आ जाते हैं, हमारा अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, वो आप देख सकते हैं। दूध बोतल से पीने की आदत होने वाले बच्चे को गिलास से दूध देने पर पहले चूसने की पुरानी विधि में कोशिश करके फिर नए रूप से गिलास से पीने की नई विधि को सीखना, इस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बच्चा जो है वो गिलास में दूध पी रहा है, तो पहले जो है वो बोतल की तरह ही पी रहा है, मगर उसे समझ में आया कि उस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, उस तरीके से दूध आ नहीं रहा, तो उसकी जो स्कीम थी सकिंग की, उसमें चेंज करे उसने, और गिलास से पीने वाली बात को ऐड किया कि कैसे उससे पीना है। तो उस चीज को कहलाते हैं भाई अकोमोडेशन, यानी समायोजन बनाया उसने, पुरानी स्कीम में कुछ नया ऐड किया ताकि वो जो है आराम से दूध पी पाए। तो वो स्कीम में जो चेंज आया वो कहलाता है अकोमोडेशन। अगर पुराने ही तरीके से पीते रहता तो वो एसिमिलेशन हो जाता। इक्विलिब्रियम, दोनों चीज में मिलके बैलेंस करना, वो इक्विलिब्रियम है। ऑर्गेनाइजेशन ये है कि पूरी सकिंग स्कीम के बारे में उसने क्या ऑर्गेनाइज करके एक स्कीमा कंस्ट्रक्ट कर दिया, मगर यहाँ पे एक छोटा प्रोसेस पहुंचा गया है, वो है अकोमोडेशन। ठीक है, इसका आंसर 1 है। रमेश को परीक्षा लिखने के लिए नदी को पार करके शहर जाना है। एक दिन नदी में बाढ़ आया। अब नदी में बाढ़ आ गया तो ये एक इन्वायरमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड ऑब्स्टेकल है, तो हम इसमें देख सकते हैं इसमें भी इन्वायरमेंट है, इसमें भी इन्वायरमेंट है। इस कारण वह परीक्षा लिख नहीं सका। यहाँ रमेश के लिए क्या उत्पन्न हो गया अवरोध, क्या ऑब्स्टेकल है? इन्वायरमेंट से तो रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है नहीं, फिजिकली वो नहीं जा पा रहा, खुद से वो पैदल होके नहीं जा पा रहा, तो इसलिए फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्स्टेकल है। इसका आंसर ये है, फिजिकली, यानी वो खुद ना हो जा पाता तो वो हो गया फिजिकली। यहाँ पे खुद भी नहीं जा पा रहा क्योंकि पर्यावरण के कारण ये ऑब्स्टेकल हुआ है, बाढ़ आ गई है, तो इसलिए ये है। मेंटल ऑब्स्टेकल, यानी कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लिया विड्रॉल की, मैं जाता ही नहीं हूं, तो वो होता है एक मेंटल ऑब्स्टेकल। इसका आंसर 3 है। बच्चे खिलौनों को एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे का अनुकरण करते हुए खेलने वाला खेल, भाई ये कहलाता है समानांतर क्रीड़ा। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले थे, ये मिडरेट पार्टन ने दिए थे। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, सॉलिटरी प्ले। बच्चा जो जन्म से लेके 2 साल तक खेलता रहता है। बच्चा जो है वो अपने खिलौनों से अपने आप खेल रहा है, वो ना तो किसी और बच्चे के पास जाता है और ना कुछ ज्यादा इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आ गया दूसरा पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले 2.5 से 3.5 साल का बच्चा जो है वो दूसरों अपना ही खेल खेलता रहता है, चाहे आसपास जितने भी बच्चे हों, जैसे प्री स्कूल में होते हैं वो खेल रहे होते हैं, मगर बच्चा जो है वो अपना खेल खेल रहा है। ठीक है, टू प्ले ऑन देयर ओन, अपनी चीज में खेल रहा है। तीसरा आ गया एसोसिएटिव प्ले। बच्चे जो होते हैं दूसरों के साथ अच्छे तरीके से खेलना शुरू करते हैं, वो एक दूसरे का मटेरियल शेयर करते हैं और अपनी स्टोरी लाइन, मगर क्या होता है अपनी स्टोरी लाइन जो है उस पर काम करते रहते हैं। मटेरियल शेयरिंग हो गई है मगर अपनी ही स्टोरी लाइन पे वो खेले जा रहे हैं। कोऑपरेटिव प्ले के अंदर डिफरेंट रूल्स वगैरह भी वो ले लेते हैं, रोल्स लेते हैं। ठीक है, और ये होता है 4 से 5.5 साल तक। ड्रामेटिक, ये सब इसके अंदर आता है कोऑपरेटिव प्ले के अंदर। और गेम्स विद रूल्स, यानी कि जो हमारे जैसे कि बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, जिसके अंदर कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, किसी को आप टीम का कैप्टन बना रहे हो, तो वो जो होता है वो 6+ का बच्चा, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में बच्चा आ रहा है वो खेल सकता है गेम विद रूल्स। उससे पहले तो सिर्फ सॉलिटरी अकेले खेलना, बिल्कुल छोटा बच्चा। पैरेलल यानी कि साथ में तो हो मगर अपनी चीज में लगे हुए हो। एसोसिएटिव के अंदर मटेरियल शेयर कर रहे हो। और कोऑपरेटिव सब मिल बांट के खेल रहे हो, मगर ऐसा कोई एक गोल को लेकर कि मुझे जीतना है हारना है वो सब नहीं है। मगर गेम विद रूल्स में कंपटीशन और कोई जो है वो आप में से कैप्टन है, ये सब आ जाता है एंड में गेम विद रूल्स में। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है समानांतर क्रीड़ा, पैरेलल प्ले, जो 2.5 से 3.5 साल तक हो। सुमन क्रिकेट खेलना सीख लिया, अब वह कंप्यूटर सीखना चाहता है। तो क्रिकेट खेलना और कंप्यूटर का आपस में कोई रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये कहलाएगा हमारा जीरो ट्रांसफर। अगर क्रिकेट का खेलना का जैसे मैथ्स का सीखना फिजिक्स की लर्निंग में मदद करता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर ये है कि यानी एक चीज सीखी हुई वो दूसरी चीज सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वो कहलाती है नेगेटिव। इसमें तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं है, कोई इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो जीरो।
बायलेटरल यानी कि वो भी उसको मदद कर रहा है, वो भी उसको मदद कर रहा है, तो वो बायलेटरल होता है। मगर इसमें तो हमारा 0 है, क्रिकेट और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना, तो शून्य स्थानांतरण। गणेश 25 निरर्थक शब्दों की सूची को 20 प्रयत्नों में सीख लिया, ठीक है। एक महीने बाद उसी सूची को फिर सीखने के कहने पर उसने 14 प्रयत्न लगाए, तो अब डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का, यानी 6 प्रयत्न कम लगाए। कुल कितने प्रयत्न थे, 20, तो उसकी बचत की गणना कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, 2 पंजे 10, 30%, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1। सुमलता को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, पर वह भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों को बिना गलती से गा सकती है। सुमलता की स्मृति है, भाई रोड मेमोरी है। आपने 3 इडियट्स में वो चतुर देखा होगा ना, वो कहता है कि आई एल मेमोराइज, आई एल रोड मेमोरी, तो वो उसकी रोड मेमोरी होती है। इसलिए जब वो स्टेज पे जाता है तो वो जैसे ही शब्द बदलते हैं वो ब्लंडर कर देता है, तो वही रोड मेमोरी का एग्जाम्पल है कि वो रट्टा मार लिया है। तो इसलिए चीजों को समझे, रटे नहीं। रट कितना पाओगे, रोड मेमोरी इतनी बड़ी नहीं होती। समझी गई मेमोरी जो लॉन्ग टर्म में इलेबोरेटिव रिहर्सल से डालोगे ना, वही याद रहेगी, वही पेपर में आपको मदद करेगी। रट्टा मार सब साफ। पैसिव मेमोरी यानी निष्क्रिय नहीं, लॉजिकल तर्क पे आधारित है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और सेंसरी मेमोरी तो आपके अंदर बहुत सारे सेंसेस से इतने सारे इनपुट आते हैं जिन पे आप फिर अटेंशन केंद्र करते हैं, फिर ही तो वो शॉर्ट टर्म में जाते हैं। सेंसरी मेमोरी तो हो ही नहीं सकती, ये तो रट्टा मार मेमोरी है, रोड मेमोरी। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट देना यानी कि डायरेक्ट तरीके से किसी को शाबाशी बोलना, इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट देना कि सीधा ना बोल के बोलना, ऑल्टरनेटिव कोई और तरीके से देना, और खुद रीइंफोर्समेंट लेना, खुद काम को करके संतुष्टि मिलना। तो ये सब जो सब प्रपोज किए थे वो एल्बर्ट बेंडूरा ने किए थे। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की तो बात की थी, मगर इसके अंदर सेल्फ रीइंफोर्समेंट ये सारे ज़्यादा नहीं था। पेवलोव ने भी नहीं किया, उसने तो क्लासिकल अनुबंधन की बात की। वाइगोत्स्की जो थे वो तो कल्चर से ज़्यादा इनका काम था, वो भी नहीं है। ये जो है ये सोशो कल्चरल थ्योरी, बेंडूरा ने ये टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की थी कि कैसे एक लड़की अपनी माँ को रोटी बनाना देखकर खुद कर रही है, तो अगर वो खुद बार बार करती रहेगी वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर कर सकती है, या फिर उसे डायरेक्ट माँ शाबाशी दे रही है तो वो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट होगी। ऑल्टरनेटिव रीइंफोर्समेंट यानी को वो इस चीज़ को ना देखे, किसी और तरीके से रीइंफोर्स करना, तो वो ऑल्टरनेटिव कहलाता है। एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट स्टडीज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसको भाई थॉर्नडाइक ने लिखा था। ऐसे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि थोड़ी बुक के नाम आ जाएं तो थोड़ा रिलेट कीजिए कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। एनिमल इंटेलिजेंस में उसने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की भी बात की थी। एक थी हमारी कॉन्क्रीट, एक थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट, और एक जो थी वो सोशल थी। तो थोड़ा अंदाजे से भी लगाएंगे तो भी आंसर ठीक हो जाएगा। थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की थी, स्किनर व्यवहारवादी थे, कोलरकोफ का ये सारे जो थे ये गेस्टाल्टवादी। पेवलोव के प्रयोग में कुत्ता अपने से संबंध घंटे की आवाज सुनते ही लार टपकाता है, पर दूसरे शब्दों में उसके मुंह में लार नहीं टपकती। भाई वो जो है ना एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी की उसी पे करता है और दूसरी तरीके की तेज या कम बजाने पे नहीं करता, तो वो स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, उद्दीपकों के बीच के अंतर को समझ रहा है और तभी लार टपका रहा है। तो इसलिए ये कहलाता है स्टिमुलस का डिस्क्रिमिनेशन, यानी दो चीजों के बीच में पता लगाना कि ये मेरे वाली है और ये मेरे वाली नहीं है, और फिर रिस्पॉन्स देना, वो कहलाता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन तो ये होता कि वो किसी भी घंटी पे लार टपकाता। एक्सटेंशन ये होता कि वो लार ही नहीं टपकाता। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग ये होती कि वो जो है एक घंटी पे तो बजाता, फिर घंटी के साथ जो है वो एक लाइट को भी पेयर अप किया जाता, तो फिर अगर वो लार पे भी, वो लाइट पे भी लार टपकाने लग जाता तो वो एक हायर ऑर्डर हो गई ना, यानी एक स्टेप ज्यादा हो गई, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है उद्दीपन का अंतर समझ। पहला पर्सन जिसने टीचिंग की मशीन यूज की थी भाई वो थे हमारे प्रेस। अब प्रेस जो की ये मशीन आप देख सकते हैं ऐसी थी, इसके अंदर 1 2 3 4 ABCD ऑप्शन थे। इसके अंदर जो था ये जो थे प्रेसे, ये ओयो यूनिवर्सिटी में डेवलप की थी इन्होंने, ताकि बच्चों को ड्रिल हो और प्रैक्टिस दी जाए, ठीक है, अपने इंट्रोडक्टरी कोर्स के बारे में। इस टाइपराइटर से के अंदर एक विंडो आती थी, एक जिसके अंदर जो है क्वेश्चन दिखाई देता था, जिसके 4 ऑप्शन होते थे, जैसे हमारे वाले में भी आजकल होते हैं, ठीक है, MCQs, और 4 की थी, और उसके बाद आपको जो है प्रेस कर देना था जो आपकी आंसर है, यानी मान लीजिए ये ABCD है तो ऐसा था, और ये शायद एंटर वाली की है, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ऐसे आप एक शीट पे जितने भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने के बाद दूसरी शीट लगा देते थे, तो इस तरीके से पता चल जाता आपने कितने सही करे कितने गलत करे, और एक ड्रिल और प्रैक्टिस हो जाती थी। तो ये प्रेसे ने डेवलप की थी टीचिंग मशीन, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है सी। स्कैफोल्डिंग से क्या मतलब है? स्कैफोल्डिंग का मतलब है सपोर्ट देना, सहयोग देना, अपने से ज़्यादा जानने वाला अडल्ट अगर किसी को, बच्चे को जो है वो इतना आ रहा है, आप उसकी मदद करके उसे यहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो ये टीचर हो सकती है, मोर नॉलेजेबल अडल्ट हो सकता है, या पीयर जिसको ज़्यादा आता है, तो वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग, मदद देना। क्योंकि बच्चा जो है उसका स्तर जो है वो यहाँ से लेकर वो ऊपर की ओर यहाँ तक पहुँच सकता है, वो अकेले नहीं पहुँच पा रहा, वो आपके सहयोग से पहुँच रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसका आंसर है ऑफरिंग सपोर्ट। प्रिडिक्शन नहीं करना है, पास भी नहीं है, भागों का विभाजन भी नहीं करना है, सिर्फ सपोर्ट देना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से हमारा जो साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर यानी कि मांसपेशियों से आधारित जो डोमेन है, उसकी एक टेक्सोनोमी दी थी, जो कि दी थी हैरो ने। आप याद रखिएगा, जो कॉग्निशन संज्ञानात्मक वाली है ना, वो तो ब्लूम ने दी है, ठीक है। और जो अफेक्टिव, जो कि संवेदों पे आधारित है, वो दी है क्रेंथहोल ने। और जो साइकोमोटर मांसपेशियों से आधारित है ना, यानी आपकी सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशियां, आपकी फाइन मोटर स्किल और आपकी ग्रॉस यानी बड़ी पूरा हाथ से जो करने वाली, जैसे आप बॉल फेंक रहे हो ये सब और लिख रहे हो, वो हो गई आपकी फाइन मोटर स्किल। तो उस डोमेन से आधारित जो एक टेक्सोनोमी दी थी, वो दी थी हैरो ने, जिसके अंदर आप देखिए कि सबसे नीचे लेवल पर होता है इमिटेशन यानी नकल करना। आप सीखते हो किसी को देख के और आप उसके एक्शन को इमिटेट, नकल करते हो। फिर दूसरी नंबर पर आता है मैनिपुलेट को। मैनिपुलेट करना है कि आप जो है आप मेमोराइज करते हो और एक्शन करते हो कि उसने ये चीज करी थी तो कैसे कैसे की थी। आप मान लीजिए आपने साइकोमोटर डोमेन में आपने स्विमिंग करना सीखना है। स्विमिंग करने के लिए आपने सबसे पहले देखा कि वो कैसे कर रहा है, आपने लर्न किया देखकर और उसके एक्शन को इमिटेट करने की कोशिश की। हाँ, मतलब थोड़ा गाइडेंस में करने की जरूरत होती है, मगर हम सीखने का नजरिया बता रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप स्विमिंग पूल पे चले जाए और कि मैंने तो देखा था और ऐसे ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है। मगर ये है कि आप जैसे ड्राइविंग की भी होती है, तो आप एक साथ में आपको ड्राइविंग प्रशिक्षण वाला बैठा होता है ना, जिसको पहले से आती होती है। ऐसे ही स्विमिंग में जिसको पहले से आ रही होती है, वो आपका कोच होता है, वही तो आपको वो स्किल सिखा रहा होता है। तो ऐसे ही आपने इमिटेट किया, फिर आपने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, याद किया कि उसने कहा था कि इस तरफ हाथ चलाऊं तो गर्दन ऐसी होनी चाहिए, आपको मुंह से सांस कब छोड़नी है, पानी में सांस नहीं छोड़नी, ये सब आ गया। इसके बाद आ गया तीसरे लेवल पे, तीसरा है प्रिसीजन। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एग्जैक्ट होगी और धीरे धीरे वो प्रिसाइज होती चली जाएगी प्रैक्टिस करते करते। पहली बार जब आप स्विमिंग पूल में जाएंगे तो क्या पता आप हाथ पैर चलाना ही ना सीखे, आप ऐसे बिल्कुल घबराने लग जाए, मगर धीरे धीरे आपने देखा कि ये हाथ चलता है तो मुंह ऐसे बाहर निकालना है, और नाक से ऐसे सांस लेनी है तो नाक से जो है वो ऊपर आके मुंह से सांस लेनी है। तो ये सारी बातें आप सीख जाएंगे। उसके बाद आ गया नंबर 4 पे आर्टिकुलेशन। बहुत सारी स्किल्स एक साथ जो है वो परफॉर्म होने लगेंगी। ये मैंने जैसे बताया ना, प्रिसाइज यानी अच्छी तरीके से एक एक स्किल को सीखना, आर्टिकुलेट यानी इकट्ठे पूर्ण रूप से आप जो है वो सीख रहे हैं। और 5वां नेचुरलाइजेशन यानी हैबिट की स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपको पूर्ण रूप से तैरना आ जाएगा, ठीक है। हाई लेवल परफॉर्मेंस होगी जो अचीव होगी एक्शंस के लिए, बिकमिंग सेकंड नेचर। एक्शन सेकंड नेचर ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उस तरीके से अभ्यस्त हो जाओगे, आप बिल्कुल फ्रीली जो है उस काम को करने लग जाओगे, आपको ज्यादा दिमाग जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जो है उस चीज के अभ्यस्त हो गए। तो ठीक है, इसमें जो है हमारा साइकोमोटर डोमेन से क्या रिलेटेड है, इमिटेशन रिलेटेड है। देखिए सबसे नीचे वाला स्टेप है इमिटेशन यानी नकल करना। एनालिसिस जो है ना वो संज्ञानात्मक वाले डोमेन में है भाई, ठीक है। और रिस्पॉन्ड करना और वैल्यू करना, इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था आर स्क्वायर वॉक, जो कि हमारी संवेगों पे आधारित जो टेक्सोनोमी थी जो कि क्रेंथहोल ने दी थी, उसको याद कर सकते हैं आप। आर स्क्वायर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। तो उसमें रिस्पॉन्ड करना और वैल्यू करना, ये दोनों जो है ये तो संवेगों वाली अफेक्टिव डोमेन में है, साइकोमोटर डोमेन में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है इमिटेशन। सीखना के लिए अत्यंत उपयुक्त अर्थ है। सीख के आप क्या कर सकते हो, सीख के आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। बहुत ही बेसिक लर्निंग की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो आपका सीखना है, ठीक है। एक स्किल को एक्वायर कर लेना, कौशल को एक्वायर करने ये छोटी बात है, मगर उसको जो उसके कारण स्किल को एक्वायर कर लिया आपने, यानी कि आपने तैरना सीख लिया, उसके कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ गया ना, वो आपकी फुल फ्लैज लर्निंग है। एक्विजिशन एक छोटा पार्ट है। एडजस्टमेंट जो है वो भी आपका व्यवहार बदलेगा, तो वो एडजस्टमेंट तभी तो करोगे। और इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आप गैदर करोगे, मगर उस पर कुछ एक्ट करोगे जिसके कारण आपका व्यवहार परिवर्तन होगा, तो
ये भी एक स्टेप्स है, मगर पूर्ण रूप से जो आंसर है वही वो सेकंड है। सीखने के लिए उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। बुद्धिमान व्यक्तियों के अध्यापन क्रम में बिंदु, पैसे आदि देना इस प्रकार का प्रबलन है। अब भाई एक होते हैं हमारे प्राइमरी रीइंफोर्सर्स और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हो गए जैसे रोटी या फिर आपने हो गया कपड़ा, मतलब जो आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को, पानी, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो होते हैं प्राइमरी। अब ये जो है, ये आप पैसा दे रहे हो या पॉइंट्स दे रहे हो, ये जो है ये है सेकेंडरी, गौण है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंडरी। सोशल ये नहीं है, सामाजिक जो है नहीं आप इसे कहोगे। नेचुरल भी नहीं है, नेचुरल जो है वो तो प्राइमरी हो सकते हैं, मतलब उससे सिनोनिमस टर्म है। सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स को यूज किया जाता है प्राइमरी के साथ पेयर कर कर कर, तभी उनकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। तो ये जो है ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर स्टूडेंट जो है वो कैसे सीखता है। इंक्वायरी यानी जो साइंटिफिक लर्निंग का स्टेप्स होते हैं, यानी खुद जाके देखना, खोज करना, लर्निंग बाय डूइंग, हाइपोथेसिस बनाना, चेक करना, वो सब इंक्वायरी लर्निंग है। साइंस में जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब इंक्वायरी है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंट देते हो, प्रोसेस को नहीं। भाई इसमें तो प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या उसके स्टेप्स हैं, और प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो वन नहीं हो सकता। डिपेंड करता है टीचर पे ताकि नॉलेज मिले, नहीं भाई, इंक्वायरी लर्निंग तो स्टूडेंट बेस है, चाइल्ड सेंटर्ड है, वो खुद खोज रहा है, टीचर तो सिर्फ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। डिपेंड करता है बुकिश नॉलेज में, बुकिश नॉलेज तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये करके सीखने का सिद्धांत है। यूजेस इंक्वायरिंग फॉर लर्निंग, इंक्वायरी को यूज किया जाता है अधिगम के लिए, ये बिल्कुल सही है। सीखने में खोज को प्रधानता दी जाती है, कुछ खोजना, कोई समस्या है तो उसके बारे में खोजना, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अध्यापन प्रक्रिया से संबंधित पियाजे और ब्रूनर के विचारों का सही प्रवचन है। ब्रूनर का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बच्चों के लिए तैयार होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें उन्होंने जो अडल्ट है ना, उनके बारे में ये कहा था, अडल्ट जो है ना वो इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, तीनों फॉर्म की बच्चे को जो है अगर मटेरियल देंगे, उसको एक तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चा जो है वो जल्दी उन स्टेजेस से गुजरेगा और कॉन्सेप्ट की अटेनमेंट हो जाएगी। जबकि पियाजे जो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर होता है, यानी कि अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला बच्चा है तो वो अमूर्त चिंतन नहीं करेगा, मूर्त चिंतन नहीं करेगा, तो उसी तरीके का उसका सब्जेक्ट दोगे। जबकि इसने ये कहा था ब्रूनर ने, एनी सब्जेक्ट मैटर कैन बी टॉट टू एनी चिल्ड्रन एट एनी स्टेज, इस तरीके की उसने स्टेटमेंट दी थी। सो उसने कहा था कि टीचिंग और मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। आप टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कल्चर का रोल होता है, टीचर का रोल होता है कि वो बच्चे को अपने तरीके से चीजों को दे, मैनिपुलेट करने दे। तो इसलिए इसका आंसर है 3। ब्रूनर की भावना यह है कि अध्यापन का बच्चों की परिपक्वता से संबंध नहीं है। बार्टलेट के अनुसार समूह सदस्यों से संबंध न होने पर भी एक विषय में प्रत्येक सामर्थ्य रखकर समूह पर प्रभाव दिखाने वाले नेताओं को क्या कहते हैं? भैया उनको एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, आप जो है एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना, यानी एक समूह है जिसने, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिकेट खेलने वाली टीम है, क्रिकेट खेल रही है, फिर बाद में वो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन वो है, वो खुद नहीं खेल रहे, वो खुद उस समूह का पार्ट नहीं है, मगर उस क्षेत्र में उनकी काफी एक्सीलेंस है, काफी नॉलेज है उनके बारे में, और वो जो है वो बता सकते हैं, तो वो कहलाता है एक्सपर्ट। जो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बातें कर रहे होते हैं वो सारे एक्सपर्ट हैं। भावों को व्यक्त करने का अधिकार बाल अधिकारों में निम्न वर्ग से संबंधित है। भागी या हिस्सेदार बनने का, जब आप हिस्सेदार होंगे तभी आप अपने भावों को प्रकट कर सकोगे, आप अपनी बात रख सकोगे। सर्वाइवल का तो जीने से आधारित है। प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि बच्चों के साथ किसी भी तरीके का शोषण ना हो, उनको प्रोटेक्ट करके रखने की बात है। राइट टू डेवलप, विकास करने का, उन्नति करने के मौके मिलने चाहिए, उससे रिलेटेड है। मगर आप जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो राइट टू पार्टिसिपेट के अंदर है। इसका आंसर 1 है। सी के अनुसार टीचर रिस्पॉन्सिबल जो है टीच करना आर्ट और कल्चर एजुकेशन, इसका आंसर जो है वो साइंस है। मुझे खास इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर एजुकेशन को करिकुलम का भाग बनाने की तो उन्होंने बात की है, मगर स्पेसिफिकली साइंस टीचर को अपॉइंट करना, इसका अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कोई लिटरेचर इसके बारे में भेज सकते हैं ताकि मैं भी इस पे और अंडरस्टैंडिंग बना सकूं। मगर आंसर बुकलेट में इसका आंसर 4 साइंस टीचर दे रखा है। भाषा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की भावना यह नहीं है। ठीक है, भावना यह नहीं है।
अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के समक्ष स्थान मिलना चाहिए। हाँ, ये तो उन्होंने कहा है कि इंग्लिश को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलना चाहिए, यानी इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए। घर की भाषा आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। घर की होम लैंग्वेज को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे का जो स्टार्टिंग की भाषा होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। उस भाषा के जो वो डायलेक्ट है, चाहे वो बोली भी है, वो बहुत ही रिच है, वो बच्चे से जुड़ी हुई है। अगर बच्चे की उस भाषा की बेइज्जती की जाएगी तो बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और उसकी लर्निंग पे भी पड़ेगा। तो होम लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड है, उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको एक तरीके की तरह रिसोर्स की तरह यूज़ करने की ज़रूरत है। विषयों से संबंधित कोशों का निर्माण करने पर बच्चों पर बोझ कम होगा। हाँ भैया, अगर आपने कोश बनाए होंगे तो बच्चे को जो है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उससे वो सीख सकता है। तो ये भावना तो है। सामाजिक जीवन को संपन्न बनाने में भाषा एक स्रोत है, ये भावना भी है। हमारा आंसर जो है वो सेकंड है कि घर की भाषा आवश्यक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, घर की भाषा को तो इंपॉर्टेंस दी गई है। लास्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ एजुकेशन, विद्या का अधिकार किससे रिलेटेड है? भाई वो रिलेटेड है एक्सेस से, यानी कि सबको एक्सेस मिले, सबको पहुंच हो सबकी। और उसके बाद एनरोलमेंट, यानी कि सबको जो है स्कूल में एनरोल करवाया जाए, यानी उनका एडमिशन दिया जाए। क्वालिटी, आपको जो है गुणवत्ता भी मेंटेन करके रखनी है। आपको इस तरीके की मतलब आउटडेटेड और ना पढ़ाने वाली ऐसी शिक्षा नहीं देनी है। इक्विटी, यानी आप इक्विटी, एक होती है भाई इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी, ये दो टर्म्स डिफरेंट है। इक्वालिटी तो होती है समानता का अधिकार, और इक्विटी होती है जैसे कि अगर दो बंदे जो हैं यहाँ स्टेडियम से कुछ देख रहे हैं, एक यहाँ पे खड़े होके देख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ नीचे है, तो ये जो है ये इसको अगर इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड दिया जाए तो ये कहलाएगी इक्विटी। आपने जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो वो इक्विटी की बात भी इसके अंदर की गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर, यानी कि पहुंच, नामांकन, गुणवत्ता और समानता, ये इसका आंसर है। एक्सेस सिर्फ एडमिशन कराना नहीं है, सिर्फ एडमिशन सब पहुंचाना और सिर्फ एडमिशन कराना, एनरोल कराना, ये भी नहीं है, ये एक छोटा आंसर है। एक्सेस भी करवाना, एनरोल भी कराना, क्वालिटी भी देना और इक्विटी भी देना, यानी कि सबको एक जैसा समानता के साथ साथ अगर किसी में कुछ कमी है तो इक्वली अपॉर्चुनिटी देना। तो जैसे कि EWS कैटेगरी को कोटे मतलब एडमिशन की वो दी जाती है, वो एक इक्विटी के अंदर है, यानी उनको सपोर्ट सिस्टम दिया ना। वैसे तो वो उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ना ले पाते, मगर सरकार ने आरक्षण रख दिया तो एक तरीके का इक्विटी मिल गई उन्हें। तो ये है। आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई एक्सप्लेनेशन आप और चाहते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये इस पेपर की आंसर की है। सो मेहनत करते रहिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए।